Good morning, student. Today we have discussion on the chapter of मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 12th क्लास के पहले चैप्टर दिया हुआ है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले समझते हैं भूगोल क्या है। भूगोल अर्थात मानवीय विषयों के साथ संबंध, इसको दो शाखाओं में अध्ययन किया जाता है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो क्लास 7 में आपने पढ़ा है 11th क्लास में। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी हमारे पास धरातल के ऊपर पाए जाने वाले भौगोलिक लक्षण जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनको पढ़ा जाता है, ठीक है। उनको कई शाखाओं के अंतर्गत पढ़ाया है जिसमें जियोफोलॉजी हो गया, कार्टोग्राफी हो गया, क्लाइमेटोग्राफी हो गया आपका, इन चीजों के बाद इस साल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। मानव भूगोल जो हमारे पास दिया हुआ है इसके अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों को पढ़ा जाएगा। इसके अंतर्गत हम मानव और प्रकृति के संबंधों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मानव और उसका संबंध किसके साथ? प्रकृति के साथ में। इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन और नेचर। किस प्रकार से मानव प्रकृति के साथ अपने अंतर संबंधों की सहायता से कोई भी क्रियाकलाप करता है। इसके अंतर्गत हम कई विषयों को लेकर के कई उप शाखाओं को लेकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मानव भूगोल होता क्या। मानव भूगोल मानव और उससे संबंधित विषयों का अध्ययन है। दूसरी परिभाषा के अंतर्गत हमें समझते हैं सरल भाषा में मानव और प्रकृति के संबंध, जिसके अंतर्गत उसके आंतरिक संबंधों के बारे में पढ़ने की कोशिश की जाती है, जैसे जनसंख्या, क्रियाकलाप, सांस्कृतिक बसाव, ठीक है, और उससे संबंधित विषय जैसे व्यापार, कृषि, उद्योग, सेवाएं, उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं तो उसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। मानव जिस प्रकार से प्रकृति के साथ अपने अंतर संबंधों को बना करके एक विशेष प्रकार की परिस्थिति को जन्म देता है वो भी मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे आपने देखा होगा पवन का तेजी से चलना, उसको देख के आविष्कार किसका किया गया है? एरोप्लेन, वायुयान का। उसी प्रकार से प्रकृति के अंदर ही पाए जाने वाली घर्षण की प्रक्रिया के माध्यम से आग का जन्म हुआ है। ये सब मानवीय क्रियाएं हैं जो आदिम काल से लगातार चलती हुई आ रही हैं। हम उन्हीं विषयों को मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो 3 चरणों में विभाजित है, ठीक है। 3 चरण जो हमारे पास दिए गए हैं, वो पहला चरण हमारे पास जो दे रखा है वो है हमारे पास निश्चयवाद, दूसरा दिया हुआ है हमारे पास संभावनावाद, और तीसरा चरण दिया हुआ है नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद के अंतर्गत मानव प्रकृति का दास है और प्रकृति के द्वारा उसको कार्य कराए जाते हैं, जबकि संभावनावाद के अंदर मानव उसके अंदर कई संभावनाओं को ढूंढ करके उसके साथ संबंध बनाकर के विपरीत परिस्थिति में पर्यावरण के अनुकूल जाकर के, विपरीत जाकर के, प्रतिकूल जाकर के कार्य करता है, उसे संभावनावाद का। नवनिश्चयवाद जिसे न्यू डिटरमिनेशन कहा जाता है, उसके अंदर हम पर्यावरण को देखते हैं, समझते हैं, फिर कार्य करते हैं। सबसे पहले समझते हैं निश्चयवाद को। निश्चयवाद क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति 3 हिस्सों में विभाजित है। एक है निश्चयवाद, जिसे डिटरमिनेशन कहते हैं, संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म, और नवनिश्चयवाद, न्यू डिटरमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। निश्चयवाद को समझने की कोशिश करते हैं। निश्चयवाद के अंतर्गत भूगोल में कहा गया है कि मानव प्रकृति का दास है, जो भी कार्य करता है वो प्रकृति के अनुसार करता है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? मानव प्रकृति का दास है, जिसके अंतर्गत ये बताया गया प्रकृति अपने अनुसार मानव को क्या करती है? ढाल देती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने पर्वतीय क्षेत्र में देखा होगा स्नोफॉल होती है, तो शो दे हैव मेड द हाउसेस ऑन द स्नोप रूफ्स। वो क्या करते हैं? ढलालू उसके आधार पर इस तरह से क्या करते हैं? मकानों को बनाते हैं। और प्रकृति ने ऑलरेडी पहले से क्या कर रखा है? वहां जो वृक्ष कर रखे हैं वो कोनिकल फॉरेस्ट के रूप में दिए हुए हैं, जिसकी तरह क्या हो कि जब भी बर्फ गिरे वो क्या अपने आप ही उससे क्या होती? मेल्ट होती चली जाए, ठीक है। तो क्या है? इसलिए प्रकृति के
आदिवासी लोग रहते थे वो लोग क्या करते थे, इसी प्रकार की प्रक्रिया को करने का कार्य करते थे। ठीक है, दूसरी तरफ दिया हुआ है पॉस्चुलिज्म आपके पास में। पॉस्चुलिज्म जो दिया हुआ है आपको वो किसके बारे में, निश्चयवाद के बारे में मैंने बताया था आपको, इसमें एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आप सबको समझना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको कि मानव प्रकृति का दास है। इसके अंतर्गत प्रकृति मानव को सिखाती है कि किस प्रकार कार्य करना है। अब हम बात कर रहे हैं संभावनावाद की, पॉसिबिलिज्म। ठीक है, सबसे समझ में आ रहा है कि पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, जहां प्रकृति के अंतर्गत मानव कोई संभावना ढूंढ के उसके विपरीत जाकर के कार्य करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों के समय पे उन सब्जियों को उगाने की कोशिश करते हैं जो विंटर में उगती हैं, या फिर कुछ इस तरह की परिस्थिति का अनुकूल करना, जैसे एसी का यूज करना, पंखों का यूज करना, भीषण काई सर्दी के दौरान पर आपके घर हीटर का यूज करते हो। ये प्रकृति को अपने अनुकूल ढालने की प्रक्रिया कहलाती है। वी हैव चेंज अकॉर्डिंग टू नेचर बाय ह्यूमन बीइंग, जैसे चाहता है उसी तरह से उसको कन्वर्ट करने की बात की जाती है संभावनावाद में। संभावनावाद के अंतर्गत मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढालता है। मानव प्रकृति को क्या करता है, अपने अनुसार ढाल देता है। ठीक है, इसमें क्या है, मानव क्या करती है, उसका जो कहता है प्रस्तुतिकरण करने का मानवीकरण। यहाँ पे क्या है, प्रकृति का जो होता है वो क्या होता है, मानवीकरण हो जाता है, मानवीकरण होता है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रकृति को अपने अनुसार ढाल करके कार्य करने की बात को जोड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ साथ इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूं साथ ही साथ। जब आप दो चीजों को समझ चुके हैं, यहाँ पे निश्चयवाद और संभावनावाद, जहां पे एक तरफ कह रहा है कि मानव प्रकृति का दास है और संभावनावाद में कह रहा है कि मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल करके उस पे कार्य करने की कोशिश करता है। उसी तरफ एक नई सिद्धांत, एक नई प्रकृति की बात की जाती है, नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसको गेफिट टेलर के द्वारा दिया गया है। गेफिट टेलर ने कहा है इसको 3 प्रकार की बत्तियों से इसको संबोधित किया है। एक बत्ती का रंग है लाल, पीला, हरा। 3 प्रकार की लाइट से इसको संबोधित किया। आपने देखा होगा ट्रैफिक के दौरान पे 3 प्रकार की बत्तियां होती हैं। उसी प्रकार से नव निश्चयवाद के अंतर्गत गेफिट टेलर के द्वारा इस संकल्प का प्रतिपादन किया गया। उन्होंने कहा है कि 3 बत्तियों का सहयोग लेके इसको एक्सप्लेन किया है। लाल का मतलब है रुको, ठीक है, रुक करके देखो, ठीक है, और उसको समझो, ठीक है। और पीली का मतलब है उस प्रक्रिया को ध्यान से समझना है, और हरी का मतलब है जाओ। ठीक है, कई जगह पे इसको रुको और जाओ का सिद्धांत भी कहा जाता है। कहीं पे इसको क्या कहा जाता है, रुको और जाओ का सिद्धांत। इसमें गेफिट टेलर ने कहा है प्रकृति को ध्यान से उसकी होने वाली प्रक्रियाओं को देखो, किस प्रकार से प्रकृति अपना कार्य कर रही है। फिर उसके बाद दूसरे उसमें समझो, ठीक है, रुक करके उसको समझने की कोशिश की जाए, और तीसरी प्रक्रिया में अपने अनुभवों को उसके अनुरूप ढाला जाए। जैसे उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, ठीक है, तो मानव क्या करता है, ध्यान से प्राकृतिक प्रक्रियाओं को देखता है। प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद वो देखता है किस प्रकार से उसके अंदर चीजों को सुधार करके बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए अपने कार्य को कर सकता है। तो नव निश्चयवाद के अंतर्गत इसी बात को एक्सप्लेन किया गया। हम क्विकली एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चीज का। नव निश्चयवाद के अंतर्गत ये कहा गया है कि मानव प्रकृति का दास है, वो जिस प्रकार प्रकृति उसको ढालती है उसी प्रकार से घटती चली जाती है। जैसे आदि मानव को देखा, आदिवासियों को देखा होगा आपने, वो लोग क्या करते हैं, प्रकृति के साथ अपने संबंधों को बना करके प्रकृति के द्वारा जो दी जाने वाली वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे लकड़ी, पत्ते, जड़ी बूटी, उन्हीं के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। संभावनावाद के अंतर्गत मानव क्या करता है, प्रकृति को अपने अनुरूप ढालता है। वो विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत भी उसको करने की कोशिश। टुंड्रा प्रदेश में मानव अपने आप को स्थापित करने के लिए, ठंडे प्रदेश है
उसमें भी अपनी विषम परिस्थितियों के दौरान प्रकृति को प्रौद्योगिकी की सहायता से वो क्या करता है, परिवर्तित करके अपने अनुसार ढाल देता है। राजस्थान के डेजर्ट एरिया के अंदर भी वो क्या करता है, उन विषम परिस्थितियों में उन चीजों को, भीषणकाय उन चीजों को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। और नवनिश्चयवाद, इसको ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई संकल्पना है, इसके अंतर्गत हम प्रकृति को देखते हैं, रुक करके उसको देखने का कार्य करते हैं, तब उसके बाद अपनी प्रतिक्रियाओं को पढ़ते हैं। तो आप सबके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये तीनों सिद्धांत एक दूसरे से कोरिलेट होकर के कार्य कर रहे हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको और इसके विशेष क्षेत्रों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा।